नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, पिछले सत्र में हमने भारतीय काव्य शास्त्र पर चर्चा शुरू की थी और पिछले सत्र में हमने पढ़ा था, समझा था कि भारतीय काव्य शास्त्र की पृष्ठभूमि क्या है, किसे कहते हैं काव्य शास्त्र और भारतीय काव्य शास्त्र की जब हम बात करते हैं तो उसका क्या अभिप्राय होता है। आज के सत्र में हम अगले पड़ाव पर आ गए हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं काव्य का स्वरूप और काव्य के हेतु। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि संस्कृत में जब काव्य की व्याख्या की जाती है, काव्य शब्द को स्पष्ट किया जाता है, उसका अर्थ बताया जाता है, तो उसके व्युत्पत्ति परक अर्थ की व्याख्या कवि कर्म के रूप में की जाती है। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि संस्कृत के विद्वानों के आचार्यों के अनुसार कवि कर्म ही काव्य है, यानी काव्य को कवि कर्म का पर्याय माना गया है संस्कृत साहित्य में। जैसा इस पंक्ति से स्पष्ट हो रहा है, मेदिनी कोश एक कोश है संस्कृत का जिसमें कहा गया है कवेरिदम कार्य भावो वा, अर्थात कवि के द्वारा जो कार्य संपन्न हो वो उसे काव्य कहते हैं या वही काव्य है। इसका मतलब क्या हुआ? इस परिभाषा से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि संस्कृत में काव्य शब्द की व्युत्पत्ति को कवि कर्म के रूप में परिभाषित किया गया है, स्पष्ट किया गया है। आगे चलते हैं। संस्कृत में जब कवि शब्द, देखिए काव्य की हमने बात की, काव्य को कवि कर्म से जोड़कर कहा गया है यहाँ पर, लेकिन कवि शब्द की अगर बात की जाती है तो कवि शब्द को भी बहुत अलग तरीके से परिभाषित किया गया है संस्कृत में। देखिए, कवते सर्वम जानाते सर्वम वर्णयति सर्वम सर्वतो गच्छति वा। इसका अर्थ क्या है? कवते यानी कवि सब कुछ जानता है, सर्वम जानाति सब कुछ जानता है, सर्वम वर्णयति सब कुछ वर्णन कर सकता है, और देखिए ध्यान देंगे, इसको ध्यान में रखेंगे, सब कुछ वर्णन कर सकता है, यानी इस पंक्ति के द्वारा एक काव्य हेतु की ओर संकेत किया जा रहा है और वो काव्य हेतु कौन सा है? प्रतिभा, यानी सामर्थ्य, अभिव्यक्त करने की सामर्थ्य। तो सर्वम वर्णयति सर्व सर्वतो गच्छति वा, और वह अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी प्रतिभा के बल पर सर्वत्र गमन करने की क्षमता से युक्त होता है, ये इसमें कहा गया है। अब अगर कवि शब्द की व्युत्पत्ति की बात की जाए दोस्तों, तो कवि शब्द की व्युत्पत्ति दो प्रकार से मानी गई है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य कोश के अनुसार कु और कु धातु में अच प्रत्यय लगने से, कु धातु में अच प्रत्यय लगने से कवि शब्द की उत्पत्ति हुई है। अच धातु जो संस्कृत के जो प्रत्यय होते हैं दोस्तों, उनमें से जो प्रत्यय दिखाई देते हैं हिंदी की तरह वही नहीं जुड़ते, बल्कि उनमें से शेष कुछ और रहता है, तो अच प्रत्यय में से शेष रहता है इन, और इसलिए कु और कु के बाद यानी ऊ के बाद भिन्न स्वर ई आने पर व बन गया, तो इस प्रकार कवि शब्द की व्युत्पत्ति हुई, ऐसा हिंदी साहित्य कोश में कहा गया है। इसके अतिरिक्त कुछ एक स्थानों पर, कुछ एक पुस्तकों में यह भी कहा गया है कि कव धातु में इन प्रत्यय लगने से कवि शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। तो आप इन दोनों बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे, ये हमारे लिए प्रामाणिक है क्योंकि ये हिंदी साहित्य कोश की बात है। कु का अर्थ क्या है? अब ये जो कु की बात की गई है यहाँ पर, इस कु शब्द का आखिर अर्थ क्या है? कु धातु का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है व्याप्त होना, आकाश, सर्वज्ञ होना, और सर्वज्ञ होना यहाँ पर भी स्पष्ट किया गया है, यानी कवते सर्वम जानाति, यानी सब कुछ जानता है, यानी सर्वज्ञ है, सर्व प्लस अज्ञ। शब्द करना यानी ध्वनि करना, शब्द का मतलब यहाँ वर्णों से मिला हुआ शब्द नहीं है, बल्कि संस्कृत में शब्द का अर्थ होता है ध्वनि करना, आवाज करना। तो शब्द करना यानी ध्वनि करना। अब ध्वनि करने का की व्यंजना क्या हुई कि अपने आप को अभिव्यक्त करना, जो शब्द के माध्यम से भाव और अर्थ को व्यक्त करे वही कवि है। तो इस प्रकार व्युत्पत्ति उसकी हुई कु प्लस अच प्रत्यय लगने से, कु धातु में अच प्रत्यय लगने से, और इस कु धातु का अर्थ है व्याप्ति, आकाश, सर्वज्ञता, शब्द करना, अर्थात जो शब्द के माध्यम से अपने भाव और अर्थ को अभिव्यक्त करने की क्षमता रखे वही कवि है। अतः कवि क्या हुआ? सर्वज्ञ हुआ, दृष्टा हुआ और वर्णन कौशल से युक्त हुआ। इन तीनों बातों को अच्छी तरह से अपने दिमाग में बिठा लेंगे, क्योंकि जब हम काव्य हेतु की बात करेंगे
तो इन गुणों की चर्चा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से होगी ही। प्राचीन काल में काव्य और साहित्य के लिए संस्कृत में एक शब्द है दोस्तों, वांग्मय। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। साहित्य और काव्य को एक दूसरे का पर्यायवाची माना जाता था, लेकिन ये बहुत ही प्रारंभिक दौर की बात है। कोई भी प्रारंभ में देखिए कैसे काव्य जो शब्द है उसके अर्थ का विकास हुआ, ये हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, काव्य और साहित्य एक दूसरे के पर्यायवाची थे अति प्राचीन काल में, जबकि काव्य विकसित होना शुरू हुआ, जन्म उसका हुआ। उसके बाद अवधारणा विकसित हुई कि जो भी रचना छंदों में बांध कर लिखी जाए वही काव्य है। यानी काव्य का मतलब सीधा सीधा हुआ छंदबद्ध रचना, चाहे उसका संबंध किसी वैद्यक यानी चिकित्सा शास्त्र के ग्रंथ से हो, गणित शास्त्र से हो, ज्योतिष से हो, या दर्शन के किसी अन्य विषय से संबंधित हो। तात्पर्य यह हुआ कि छंद का मतलब था काव्य, और काव्य का पर्यायवाची माना गया छंद। यानी काव्य में केवल एक ही विशेषता की बात की गई प्रारंभिक दौर में संस्कृत साहित्य में, और वो था छंदबद्ध रचना। एक बात और आपको ध्यान में रखनी है कि प्राचीन काल में जब गद्य का विकास नहीं हुआ था, उस समय जो भी रचनाएं लिखी जाती थी, चाहे उनकी विषय वस्तु कुछ भी हो, वे पद्यमय ही लिखी जाती थी। पिछले सत्र में भी हमने इसकी थोड़ी चर्चा की थी, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। गद्य का विकास आप सभी जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं कि वो आधुनिक युग की देन है। रसात्मकता को चिन्हित किए जाने के बाद देखिए पहला चरण काव्य का ये हुआ जिसका अर्थ था कोई भी छंदबद्ध रचना काव्य है। दूसरे चरण में आकर विद्वानों ने, संस्कृत के आचार्यों ने महसूस किया कि केवल छंदबद्ध रचना काव्य को मानना पर्याप्त नहीं है, ये इसके पूरे स्वरूप को अभिव्यक्त नहीं करता, इसलिए इसमें सरसता भी होती है। और यही कारण है कि जब हम काव्य को पढ़ते हैं तो हम आनंदित होते हैं। तो इस सरसता की पहचान यानी रसात्मकता की पहचान चिन्हित करना यानी पहचान करना। तो जब आचार्यों ने ये महसूस किया कि काव्य की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है सरसता, तो उसके बाद रसानुभूति युक्त अभिव्यक्तिमय रचना के लिए काव्य शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। पहले चरण में छंदबद्ध रचना काव्य, दूसरे चरण में रस से युक्त यानी सरस और अभिव्यक्ति यानी सशक्त और प्रभावशाली अभिव्यक्ति जिस रचना में हो उसे काव्य माना गया। आगे चले। अब बात आती है कुछ एक परिभाषाओं की कि विद्वानों के, हमने ये पढ़ तो लिया कि सरस और अभिव्यक्ति में रचना को काव्य माना गया, लेकिन किस किस विद्वान ने कब कौन से विचार अभिव्यक्त किए काव्य के स्वरूप के विषय में, वो जानना भी बहुत जरूरी है। और अक्सर ये परिभाषाएं परीक्षा में पूछी जाती हैं कि किस विद्वान की है, तो उस स्थिति में भी आपको ये कंठस्थ होनी चाहिए और समझ में भी आनी चाहिए। तो सबसे पहली बात आपको ये जान लेनी चाहिए कि काव्य का स्वरूप इतना विस्तृत है कि उसे एक शब्द में कह पाना नामुमकिन है। कि हम काव्य को यदि छंदबद्ध रचना कहें तो भी अपर्याप्त है, यदि काव्य को हम सरस रचना कहें तो भी अपर्याप्त है। इसलिए अलग अलग विद्वानों की परिभाषाओं पर दृष्टिपात करना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले जो भामा, जो कि सबसे पहले अलंकारवादी आचार्य माने जाते हैं, उन्होंने काव्य को परिभाषित किया, और काव्य को परिभाषित करने में उन्होंने दो बिंदुओं पर खास तौर से जोर दिया, और वो था शब्द और अर्थ का सहभाव। यानी जिस कृति में शब्द और अर्थ एक दूसरे से सामंजस्य रखें वही काव्य है। और उसके लिए उनकी बहुत ही प्रसिद्ध परिभाषा है, इस पंक्ति को आप कंठस्थ कर लेंगे, शब्दार्थौ सहितौ काव्यम। शब्द और अर्थ का सहित होना ही काव्य है, यानी साथ साथ होना ही काव्य है। यहाँ सहितौ साथ साथ में साथ साथ होने का यानी एक दूसरे के लिए सामंजस्यपूर्ण होने का, कि शब्द के द्वारा जिस अर्थ की अभिव्यक्ति की चेष्टा कर रहे हैं कवि, वही अर्थ अभिव्यक्त हो और प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त हो, ये बात इस परिभाषा में व्यंजित है। आगे चले। उक्त परिभाषा में यानी भामा की जो परिभाषा है शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, ये इस परिभाषा में उपयुक्त शब्द से उपयुक्त अर्थ और आह्लादकारी अर्थ के लिए उपयुक्त शब्द के प्रयोग की अनिवार्यता पर बल दिया गया है। यानी जैसा कि मैंने आपसे कहा कि शब्द और अर्थ के सहभाव का अर्थ है शब्द और अर्थ का आपसी तालमेल होना, और ये तालमेल इस प्रकार हो कि जो पाठक पढ़े, जो श्रोता सुने, उसके हृदय में आनंद की अनुभूति हो, वही यहाँ पर शब्द और अर्थ का सहभाव है।
इसके बाद दूसरे जो आचार्य आए संस्कृत के, वे थे आचार्य दंडी। उन्होंने लिखा शरीरम तावद इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। इसका अर्थ क्या हुआ कि अभीष्ट अर्थ, तावद इष्टार्थ, इष्टार्थ यानी अभीष्ट अर्थ को प्रकट करने वाली पदावली यानी पदों की पंक्ति क्या है? शरीर है काव्य का। अभीष्ट अर्थ को प्रकट करने वाली शब्द योजना काव्य का शरीर है। यानी अभीष्ट अर्थ के लिए उन्होंने काव्य का शरीर शब्द का प्रयोग किया। स्पष्ट है कि दंडी अभीष्ट अर्थों से युक्त शब्दों को काव्य का शरीर कहते हैं। व्यंजित है कि अगर कोई विद्वान, कोई आचार्य शरीर की बात कर रहा है तो आत्मा उसमें व्यंजित है, क्योंकि बिना आत्म तत्व के, बिना प्राण तत्व के शरीर निष्क्रिय है, व्यर्थ है, निष्प्राण है। तो उस स्थिति में यहाँ व्यंजित है कि वे आत्मा के अस्तित्व को भी किसी न किसी रूप में स्वीकार करते हैं। वामन ने काव्य को सौंदर्य की दृष्टि से देखा। देखिए, अभी तक जो परिभाषाएं हैं उनमें शब्द और अर्थ के सहभाव पर जोर दिया गया है, काव्य के बाहरी स्वरूप पर जोर दिया गया है। लेकिन वामन वो पहले विद्वान थे जिन्होंने काव्य को सौंदर्य की दृष्टि से देखा, यानी उसमें सौंदर्य को, उसके कला तत्व को भी महत्व प्रदान किया। उन्होंने लिखा काव्यम शब्दो अयम गुणालंकार संस्कृतयो शब्दार्थयो वर्तते। इसका अर्थ क्या है कि काव्य वह है जो, जिसके जो शब्द हैं वो गुणों से युक्त हैं, अलंकारों से युक्त हैं, और शब्द और अर्थ का जिसमें आपसी तालमेल है, यानी जिस अर्थ को अभिव्यक्त करना चाहता है कवि, उसी अर्थ से संबंधित सटीक शब्द का प्रयोग भी वो कर रहा है। अर्थात गुणों तथा अलंकारों से युक्त शब्दार्थ काव्य है। यानी गुण किस लिए होते हैं? गुण इसलिए होते हैं कि काव्य के सौंदर्य में वृद्धि हो। अलंकार किस लिए होते हैं? कि काव्य के सौंदर्य में वृद्धि हो। इससे स्पष्ट है, इन दो शब्दों से स्पष्ट है कि वामन ने काव्य को केवल शब्द और अर्थ का सहभाव नहीं माना, बल्कि उससे और आगे बढ़कर उसकी कलात्मकता को, उसके लिए कलात्मकता का होना भी अनिवार्य माना। यानी उन्होंने सौंदर्य परक व्याख्या की काव्य के स्वरूप की। वामन का काव्य लक्षण भामह और दंडी की अपेक्षा अधिक व्यापक और स्पष्ट है। क्यों? भामह और दंडी काव्य के बाहरी स्वरूप में ही अटक कर रह गए। आत्म तत्व संकेतित अवश्य किया उन्होंने, लेकिन स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा। पहली बार वामन ने उसके आंतरिक स्वरूप, काव्य के आंतरिक स्वरूप की बात की स्पष्ट रूप से। इसलिए वामन की जो परिभाषा है, जो काव्य का स्वरूप है, काव्य का जो लक्षण है, वो भामह और दंडी की अपेक्षा अधिक विस्तृत दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करता है। काव्य में गुण तत्व को महत्व देकर काव्य के आंतरिक सौंदर्य की ओर संकेत किया। ये बात हम समझ चुके हैं। रुद्रट ने क्या कहा? रुद्रट ने कहा ननु शब्दार्थो काव्यम। ननु का अर्थ संस्कृत में होता है निश्चित ही, यानी शब्द और अर्थ ही, निश्चय ही शब्द और अर्थ काव्य है। यानी यहाँ रुद्रट ने भी शब्द और अर्थ के सहभाव को, सामंजस्य को ही काव्य के रूप में परिभाषित किया। काव्य की परिभाषा के संदर्भ में आनंदवर्धन, जिन्होंने ध्वनि सिद्धांत की स्थापना की, उन्होंने दो महत्वपूर्ण बातें कही। पहली बात क्या थी? शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम। शब्द और अर्थ काव्य का शरीर है, और ध्वनिरात्मा काव्य से, और ध्वनि काव्य की आत्मा है। तो उन्होंने और भिन्न दृष्टिकोण से, क्योंकि उन्होंने ध्वनि सिद्धांत की स्थापना की और ध्वनि को काव्य की प्राण शक्ति माना, प्राण तत्व माना, यही कारण है कि उन्होंने ध्वनि की बात भी यहाँ काव्य के स्वरूप में स्पष्ट की। अर्थात काव्य उस शब्दार्थ रूप शरीर को कहते हैं जिसकी आत्मा ध्वनि है। कुंतक ने लिखा शब्दार्थौ सहितौ वक्र व्यापार शालिनी बंधे व्यवस्थितौ काव्यम तद्विद आह्लादकारिणी। अर्थात कुंतक, क्योंकि उन्होंने वक्रोक्ति संप्रदाय की स्थापना की, तो उन्होंने काव्य के स्वरूप में वक्रता का गुण जोड़ दिया। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ अर्थात कवि के वक्र व्यापार से युक्त, यानी वक्रोक्ति कौशल। वक्रोक्ति कौशल क्या है? किसी भी शब्द के द्वारा गहन अर्थ प्रभावशाली रूप में जब अभिव्यक्त किया जाए, साधारण सरल शब्दों में नहीं बल्कि गहन अर्थ में अभिव्यंजित किया जाए, इस रूप में कि सुनने वाला उससे प्रभावित हुए बिना रह ही न सके, वही वक्र व्यापार है शब्द का। तो कवि के वक्र व्यापार से युक्त और सहृदय आह्लादक, सहृदय कौन है?
सहृदय वह व्यक्ति जो संवेदनशील है, जो कवि के भावों को वो जिस रूप में अभिव्यक्त कर रहा है उस रूप में अपने हृदय में अनुभव करने की क्षमता रखता है, वही सहृदय है। यानी सहृदय के हृदय को आह्लादित करने वाले यानी आनंदित करने वाला जो शब्द और अर्थ का सहभाव है वही काव्य है। तो यहाँ पर तीन बातें महत्वपूर्ण हो गई। शब्द और अर्थ का सहभाव तो है ही, उसके साथ ही वक्र व्यापार से युक्तता स्पष्ट हो गई और सहृदय को आनंद प्रदान करने वाली यानी सरसता का गुण भी शामिल हो गया। तो किस तरह से जो काव्य प्राचीन काल में केवल छंदबद्ध रचना के पर्याय के रूप में देखा जाता था, धीरे धीरे विकसित होते होते सरसता के गुणों से, शब्द और अर्थ के सहभाव से आगे उठकर सरसता के गुणों से और वक्र व्यापार के यानी वक्रोक्ति के गुणों से युक्त हो गया। आचार्य विश्वनाथ ने अपने जितने भी पूर्ववर्ती परिभाषाएं विद्वानों आचार्यों के द्वारा दी गई उन सभी को समायोजित कर एक छोटी सी पंक्ति में ही काव्य के पूरे स्वरूप को स्पष्ट कर दिया। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है दोस्तों ये, इसे आप कंठस्थ कर लेंगे। इसका अर्थ क्या है? रसात्मक काव्य ही, रसात्मक वाक्य ही काव्य है। रसात्मकता में क्या आ गया? रसात्मकता में वक्रोक्ति भी आ गई, रसात्मकता में आह्लादकारिणी भी आ गई, सरसता भी आ गई, गुण भी आ गए, सब कुछ आ गया। यानी यहाँ पर शब्द और अर्थ का सहभाव ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उसके द्वारा एक सहृदय व्यक्ति के हृदय में आनंद उत्पन्न होना भी अनिवार्य है। पंडित राज जगन्नाथ क्या कहते हैं? पंडित राज जगन्नाथ कहते हैं रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दम काव्यम। इनका ये कथन भी अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ये किसकी पंक्ति है, आपको किसकी परिभाषा है, आपको ध्यान में रखना है। इसका अर्थ क्या है? रमणीय यानी रमणीय क्या होता है? सुंदर। अर्थ यानी अर्थ आप सभी जानते हैं, यानी सुंदर अर्थ का प्रतिपादन करने वाले, अभिव्यक्त करने वाले जो शब्द हैं वही काव्य है। यानी जो काव्य केवल शब्द और अर्थ के सहभाव से शुरू हुआ था, जिसका स्वरूप वो अब रमणीयता तक आ गया, यानी सौंदर्य परक स्वरूप, कलागत सौंदर्य काव्य में देखा जाने लगा। हिंदी साहित्य के रीतिकाल में, अब क्योंकि संस्कृत साहित्य की बात तो हो गई, रीतिकाल में भी हिंदी काव्यशास्त्र परंपरा की शुरुआत हुई और वहां किस तरीके से आचार्यों ने काव्य को परिभाषित किया उसको भी एक उदाहरण से स्पष्ट कर लेते हैं। हिंदी साहित्य के रीतिकाल में आचार्यों ने संस्कृत में वर्णित, जिस रूप में काव्य के स्वरूप को संस्कृत में वर्णित किया गया उसी रूप में रीतिकाल के आचार्यों ने भी किया, उसमें उनकी कोई मौलिकता दृष्टिगत नहीं होती। चिंतामणि लिखते हैं सगुणालंकारन सहित दोष रहित जो होय, शब्द अर्थ ताकी कवित कहत विबुध सब कोई। यानी इसका अर्थ क्या हुआ? सगुण यानी गुणों से युक्त, अलंकारों से युक्त और दोष से रहित जो है, ऐसे शब्द और अर्थ का सहभाव को विबुध यानी विद्वान व्यक्ति कवित कहते हैं, यानी कविता कहकर संबोधित करते हैं। यानी यहां भी ये बात स्पष्ट हो गई कि काव्य में कलात्मकता स्पष्ट है, केवल शब्द और अर्थ का सहभाव स्पष्ट महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उसमें गुणों का होना और उसमें अलंकारों का होना और उसके साथ ही एक और चीज जुड़ गई, उसका दोष रहित होना भी अनिवार्य है। एक श्रेष्ठ काव्य में ये सभी गुण होने चाहिए। आधुनिक हिंदी आचार्यों ने कविता को आधुनिक दृष्टि से प्रतिपादित किया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कविता वह प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है। यानी कविता के छंदबद्ध होने की बात तो स्वीकार की गई, लेकिन साथ ही उसके आह्लादक होने की बात भी यहाँ स्वीकार की गई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कविता जीवन और जगत की अभिव्यक्ति है। जब शुक्ल जी ये बात कहते हैं जीवन और जगत की अभिव्यक्ति है, तब वो काव्य के स्वरूप की विषय वस्तु की ओर अधिक संकेत करते हैं। इसका मतलब हुआ कि जीवन की वास्तविकताओं को रमणीय रूप में, सुंदर रूप में अभिव्यक्त करने वाली जो छंदबद्ध रचना है वही कविता है। अब सुमित्रानंदन पंत क्या कहते हैं? सुमित्रानंदन पंत कहते हैं कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। यानी ये परिपूर्ण क्षण क्या है? परिपूर्ण क्षण है, देखिए कोई भी व्यक्ति, कोई भी कवि, खासतौर से कवि की बात करते हैं, कोई भी कवि जब अपना जीवन जीता है, अलग अलग स्थितियों से होकर गुजरता है, तो उन स्थितियों का साक्षात्कार करने में उसे बहुत सारी अनुभूतियां होती हैं, बहुत सारे अनुभव होते हैं।
लेकिन अनुभव की दो स्थितियां होती हैं। एक स्थिति तो वो जिसमें वो अनुभव बिखरे हुए उसके हृदय में संस्कार रूप में विद्यमान रहते हैं। दूसरी स्थिति वो कि वे व्यवस्थित रूप धारण करके एक इतना प्रबल रूप धारण कर लेते हैं कि उनकी अभिव्यक्ति कवि के लिए अनिवार्य हो जाती है। वही परम क्षण है, वही चरमोत्कर्ष का क्षण है, जबकि अनुभूतियां प्रभावशाली रूप धारण करके अभिव्यक्ति के लिए कवि के हृदय पर दबाव बनाने लगे। तो इस पंत जी का परिपूर्ण क्षण से अभिप्राय अभिव्यक्ति के लिए तत्पर अनुभूतियों की प्रबलता से है। अब पाश्चात्य विद्वानों की भी कुछ एक देख लेते हैं। वर्ड्सवर्थ लिखते हैं, शांति के समय संचित प्रबल अनुभूतियों के सहज एवं उद्दाम उद्रेक को कविता कहते हैं। यानी वर्ड्सवर्थ क्या कहते हैं, शांति का समय क्या है, यानी एकाग्रता का समय। एकाग्रता में जब कवि अपनी संचित अनुभूतियां जो कि अपने जीवन में वो अनुभव करता है, ग्रहण करता है, उन अनुभूतियों वे अनुभूतियां जब सशक्त और प्रभावशाली रूप धारण कर लेती हैं, तब उनकी जो अभिव्यक्ति है उसे कविता कहते हैं। कुछ कुछ सुमित्रानंदन पंत भी यही बात कहते हैं, क्योंकि वे भी परिपूर्ण क्षणों की बात करते हैं और यहाँ प्रबल अनुभूतियों के सहज एवं उद्दाम उद्रेक की बात की गई है, जो कि मतलब एक ही है। अब बात आती है मैथ्यू आर्नल्ड, जो कि एक अन्य पाश्चात्य विचारक है। वे लिखते हैं, कविता कल्पना और भावना के माध्यम से जीवन की व्याख्या है। जिस तरह से शुक्ल जी ने कविता की परिभाषा करते समय जीवन और जगत की व्याख्या बताया, उसी तरह मैथ्यू आर्नल्ड भी जीवन और जगत की व्याख्या की बात करते हैं, लेकिन उसके साथ कल्पना और भावना को भी महत्व देते हैं। यानी काल्पनिकता भी होनी चाहिए कविता में और भावुकता भी होनी चाहिए, संवेदना भी होनी चाहिए, तभी वो सही तरीके से जीवन के स्वरूप को अभिव्यक्त कर पाएगी। यानी जीवन से जुड़े होना कविता के लिए बहुत जरूरी है। आचार्य शुक्ल भी ये मानते हैं और पश्चिमी विद्वान मैथ्यू आर्नल्ड भी यही मानते हैं। कविता वास्तव में उदात्त अनुभूति की शब्दार्थमय सशक्त अभिव्यक्ति है। यानी अब हम इन सारी परिभाषाओं का अगर निचोड़ जानने की कोशिश करें तो हमारे सामने क्या बात निकलकर सामने आती है कि अनुभूतियां होनी चाहिए। अनुभूतियां क्या है, जो अनुभव कवि ने प्राप्त किए उनका व्यवस्थित रूप जो है वो अनुभूतियां हैं। और वो अनुभूतियां अपने प्रबल क्षणों में सर्वोत्कृष्ट रूप में कब होंगी, जब वो सांसारिक राग द्वेष तुच्छ भावनाओं से ऊपर उठकर उदात्त रूप धारण कर लेंगी, तब वो अनुभूतियां अभिव्यक्ति के योग्य बनेंगी। यानी अनुभूतियों का उदात्त होना जरूरी है। फिर अनुभूतियां किसके माध्यम से अभिव्यक्त होंगी, शब्द और अर्थ के माध्यम से अभिव्यक्त होंगी। यानी शब्द और अर्थ उचित अनुभूति के लिए उचित शब्द का प्रयोग, जो कि कवि जो अभिव्यक्त करना चाहता है उसकी सटीक अभिव्यक्ति करे, ऐसा शब्द और अर्थ का सहभाव जरूरी है। यानी उदात्त अनुभूतियों का होना जरूरी है, शब्द और अर्थ का सहभाव जरूरी है और अभिव्यक्ति का प्रभावशाली होना जरूरी है। शब्दार्थ इस अभिव्यक्ति के माध्यम है और अनुभूति इसकी आत्मा है। यानी शब्द और अर्थ शरीर हो गए, जैसा कि संस्कृत के आचार्यों ने कहा, और आत्मा क्या हो गई, अनुभूति यानी भावना यानी संवेदना। अब काव्य के लक्षणों की बात करते हैं। इन सारी परिभाषाओं के आधार पर जो निष्कर्ष निकल करके आ रहा है उसे एक संक्षेप में एक नजर डाल लेते हैं। काव्य के तीन मोटे तौर पर लक्षण है। सबसे पहली बात, काव्य स्थायी होना चाहिए। दूसरी बात, उसमें व्यक्तित्व का प्रतिफलन होना चाहिए और तीसरी बात, उसमें रागात्मकता होनी चाहिए। तो संक्षेप में इसको समझ लेते हैं। काव्य के स्थायी होने का अर्थ क्या है? काव्य के स्थायी होने का अर्थ है कि जिस युग में कवि काव्य का सृजन कर रहा है वो केवल उस युग की अभिव्यक्ति मात्र बनकर न रहे, बल्कि काल की सीमाओं को पार कर हर समय में वो उतनी ही महत्वपूर्ण, उतनी ही लोक कल्याणकारी और उतनी ही प्रभावशाली, प्रासंगिक रहे जितना कि कवि ने के लेखन के समय में थी। तो इसको एक उदाहरण के द्वारा हम समझ लेते हैं। रामचरितमानस तुलसीदास जी ने कौन से युग में लिखी? मध्यकाल में। लेकिन आज भी घर घर में रामचरितमानस का पाठ होता है। ये है रचना का स्थायित्व होना। दूसरी बात, कवि के व्यक्तित्व को अभिव्यक्त होना चाहिए। कवि का व्यक्तित्व अभिव्यक्त होना रचना में क्यों जरूरी है? क्योंकि कोई भी कवि, उसका व्यक्तित्व कैसे निर्मित होता है? अपने परिवेश से, अपने वातावरण से। तो अपने परिवेश और वातावरण, जब वो अपने व्यक्तित्व का की अभिव्यक्ति करेगा अपनी रचना में, तो इसका मतलब है कि उसका समकालीन परिवेश, उस समय क्या स्थितियां हैं, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक,
वो सारी स्थितियां स्वाभाविक रूप से उस अभिव्यक्ति में सामने आ जाएंगी, उस कृति में सामने आ जाएंगी। इसलिए क्योंकि समसामयिक होना और अपने समय के परिवेश को अभिव्यक्त करने के लिए कवि के व्यक्तित्व का अभिव्यक्त होना जरूरी है। तीसरा बिंदु है रागात्मकता। राग का मतलब होता है साधारण शब्दों में प्रेम, स्नेह, आत्मीयता। तो रागात्मकता का अर्थ हुआ संवेदनशीलता, भावुकता। कोई भी व्यक्ति अपने परिवेश की प्रवृत्ति को, कोई भी व्यक्ति अपनी विषय वस्तु को, कोई भी कवि, व्यक्ति के स्थान पर कवि कहना उचित होगा कि कवि अपने किसी भी विषय वस्तु को, अपने परिवेश की किसी प्रवृत्ति को या किसी भी कथा को तभी प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त कर पाएगा जबकि वो संवेदना के स्तर पर उससे लगाव अनुभव करेगा, उससे एकात्मकता अनुभव करेगा। जब तक ये एकात्मकता नहीं है, जब तक ये संवेदनात्मकता नहीं है, तब तक अभिव्यक्ति प्रभावशाली होगी ही नहीं। तो इसलिए साहित्य का तीसरा जो रूप है काव्य का, वो है रागात्मकता। आगे चलते हैं। अब इनको संक्षेप में आप समझ चुके होंगे, संक्षेप में एक बार देख लेते हैं। स्थायित्व, स्थायित्व से तात्पर्य है साहित्य की शाश्वतता। शाश्वत होना यानी हर समय, हर युग, हर काल में कृति का कालजयी होना ही शाश्वत होना है। व्यक्तित्व का प्रतिफलन का अर्थ क्या हुआ? कृति में कृतिकार के यानी रचनाकार, कृतिकार रचनाकार के व्यक्तित्व का प्रतिफलन होना यानी अभिव्यक्ति होना, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। कैसे ये जो व्यक्तित्व अभिव्यक्त होगा, ये या तो प्रत्यक्ष रूप से अपने परिवेश को अभिव्यक्त करेगा या परोक्ष रूप से अपने व्यक्तित्व को अभिव्यक्त, अपने परिवेश को अभिव्यक्त करेगा। तो परिवेश अभिव्यक्त होगा, जाति अभिव्यक्त होगी और उस समय जो समकालीन संस्कार हैं वे भी अभिव्यक्त होंगे। यानी कृतिकार के व्यक्तित्व के माध्यम से उसकी रचना अपने समकालीन परिवेश की स्वाभाविक अभिव्यक्ति बन करके रह जाएगी। इसलिए ये होना जरूरी है। तीसरा बिंदु हुआ रागात्मकता। रागात्मकता अनुभूति और भावों की अभिव्यक्ति है, इसलिए रागात्मक होना अनिवार्य है। अब रागात्मकता क्यों जरूरी है? क्योंकि देखिए, जब भी कोई भी कवि अपनी कृति लिखेगा, रचना लिखेगा, तो उसमें उसका चिंतन, केवल भावनाएं तो होंगी नहीं, उसमें उसका चिंतन होगा। तो जब भावनाएं कहीं कोरी भावनाएं, कोरी कल्पना न बनकर रह जाए, तब बौद्धिकता का नियंत्रण होना जरूरी है, क्योंकि चिंतन यानी बौद्धिकता ही भावनाओं के अतिरेक को नियंत्रित करने की क्षमता रखती है। दूसरी बात, बौद्धिकता अगर हावी हो गई तो रचना नीरस हो जाएगी और पाठकों के हृदय को आनंदित नहीं कर सकेगी। इसलिए भावनाओं का होना भी जरूरी है। यानी रागात्मकता का अर्थ हुआ भाव और बुद्धि का उचित तालमेल। अब साहित्य के तत्वों की बात करते हैं। काव्य के प्रमुख तय, ये सब आपस में जुड़े हुए बिंदु हैं दोस्तों। हमने संस्कृत साहित्य से शुरू किया था और हम जो ये वर्णन अब पढ़ रहे हैं ये आधुनिक साहित्य से संबंधित है। तो काव्य के प्रमुख तय 4 तत्व माने गए हैं: भाव तत्व, कल्पना तत्व, बुद्धि तत्व और शैली तत्व। भाव का मतलब हो गया रागात्मक संवेदना, और रागात्मकता के साथ कल्पना क्यों जरूरी है? क्योंकि कवि जो भी अनुभूतियां अपने परिवेश से ग्रहण करता है उन्हें व्यवस्थित करने के लिए उसे कल्पना का सहारा लेना पड़ता है, इसलिए कल्पना तत्व का होना जरूरी है। फिर कहीं कल्पना अधिक ना हो जाए, पूरी भावुकता की अभिव्यक्ति मात्र बनकर न रह जाए काव्य, इसलिए बुद्धि तत्व का होना जरूरी है, यानी चिंतन का होना जरूरी है। और ये सभी प्रभावशाली ढंग से कब अभिव्यक्त हो पाएंगे? जबकि शैली उचित रूप से होगी, प्रभावशाली होगी, सशक्त होगी। इसलिए कथा काव्य में 4 तत्वों का होना जरूरी है: भाव तत्व, कल्पना तत्व, बुद्धि तत्व और शैली तत्व। अब संक्षेप में इनको देखते हैं। भाव तत्व क्या है? काव्य में भावों की स्थिति अनिवार्य है, क्योंकि भाव ही रस दशा को प्राप्त कर आनंद की अनुभूति कराते हैं। किसको? सहृदय पाठक को। काव्यगत भाव कैसे होने चाहिए? हम पहले भी पढ़ चुके। उदात्त होने चाहिए, गहन होने चाहिए, विविध होने चाहिए। एक ही जैसे काव्यों की भावनाओं की अभिव्यक्ति यदि काव्य में होगी तो थोड़े समय बाद पाठक आनंदित होना बंद कर देंगे, यानी उन्हें आनंद प्राप्त नहीं होगा। इसलिए विविधता भावों की होना जरूरी है। मार्मिकता यानी मर्म को, हृदय को छूने की क्षमता उसमें होनी चाहिए, ताकि वो पाठक को श्रेष्ठ और अंतहीन आनंद दे सके। इसके बाद दूसरे बिंदु पर आता है कल्पना तत्व। किसी भाव को वैविध्यपूर्ण और नवीन रूप देने के लिए
कल्पना की आवश्यकता होती है। एक वाक्यांश इस्तेमाल किया गया है, नवोन्मेष शालिनी। संस्कृत का वाक्य है, पद है, एक तरह से वाक्य नहीं है। नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा का अर्थ क्या हुआ? नित्य नए नई उद्भावनाओं को करने वाली। तो जब कल्पना कवि की नवोन्मेष शालिनी हो, यानी निरंतर नई नई भावनाओं को अभिव्यक्त करने वाली क्षमता से युक्त हो, तब काव्य में नीरसता के उत्पन्न होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। यानी हर स्थिति में अगर कल्पना नवोन्मेष शालिनी है, यानी वैविध्यपूर्ण है, निरंतर विविध भावनाओं की अभिव्यक्ति करने की क्षमता रखती है, प्रभावशाली अभिव्यक्ति की क्षमता रखती है, तो काव्य में नीरसता उत्पन्न होगी ही नहीं। इसलिए कल्पना तत्व आवश्यक है। कवि हृदयजन्य अव्यवस्थित भावों को कल्पना, मैंने अभी आपको बताया कि जो अनुभूतियां एकत्र करता है कोई भी कवि, वो उसको व्यवस्थित करने का काम कल्पना करती है। इसलिए कल्पना तत्व का होना काव्य के लिए बहुत जरूरी है। और जो विषय वस्तु जिस पर वो अपने भाव व्यक्त कर रहा है, उसको सुनियोजित करने, कथा को प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त करने की दृष्टि से भी कल्पना महत्वपूर्ण है। लेकिन कल्पना का अतिरेक जीवन से दूर ले जाता है, यानी संतुलन बहुत जरूरी है। ये सभी तत्व अपनी अपनी जगह महत्व रखते हैं, लेकिन इनमें संतुलन होना अनिवार्य है। तीसरा तत्व है बुद्धि तत्व। बुद्धि तत्व कविता में कल्पना और भावों की अतिरेकता बुद्धि तत्व से नियंत्रित होती है। यानी काव्य कोरी कल्पना बनकर न रह जाए, काव्यों में भाव ही भाव न रहो, जीवन से दूर न हो जाए कविता, इसके लिए बुद्धि तत्व का होना जरूरी है। और बुद्धि तत्व का भाव सापेक्ष होना अनिवार्य है, यानी चिंतन की मात्रा भावानुकूल होनी चाहिए। अधिक चिंतन अधिक बुद्धि तत्व हो जाएगा तो कविता नीरस हो जाएगी। अब बात आती है शैली तत्व की। शैली क्या है? कृतिकार की इन जो तीन तत्व हैं ऊपर के, उन तीनों तत्वों को संयोजित कर अभिव्यक्त करने की जो कला है, इन तीनों तत्वों का संयोजन कर, भाव तत्व, कल्पना तत्व और बुद्धि तत्व, इनको संयोजित कर संतुलित रूप में सामंजस्य स्थापित करते हुए प्रभावशाली ढंग से किस प्रकार वो अभिव्यक्त करे, वो अभिव्यक्ति की जो कला है, उसका जो कौशल है, वही शैली है। शैली बाह्य तत्व है काव्य का, लेकिन भाव, कल्पना और बुद्धि रूपी आंतरिक काव्य तत्वों की सशक्त अभिव्यक्ति शैली पर ही निर्भर करती है। यानी भाव, कल्पना और बुद्धि का उचित सामंजस्य शैली के माध्यम से ही अभिव्यक्त हो सकता है। इसलिए शैली बाहरी तत्व होने के बावजूद बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात आती है अगले बिंदु की, और वो है काव्य के हेतु। हेतु का अर्थ क्या होता है? हेतु का अर्थ होता है कारण। तो काव्य के हेतु का अर्थ क्या हुआ? काव्य का निमित्त या कारण, यानी काव्य क्यों लिखा जाता है, किस कारण से काव्य की उत्पत्ति होती है, वही काव्य हेतु है। आचार्य भामा ने, जो सबसे पहले अलंकारवादी आचार्य हैं, उन्होंने प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, इन तीनों को काव्य हेतु माना। प्रतिभा का मतलब क्या है? प्रतिभा का मतलब है अभिव्यक्ति करने की क्षमता। व्युत्पत्ति का मतलब है, यहां पर इन तीन शब्दों को हम अच्छी तरह से समझ लेंगे तो हमें आगे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। व्युत्पत्ति का अर्थ क्या है? जीवन से, लोक से प्राप्त अनुभव और शास्त्रों के अध्ययन से प्राप्त ज्ञान, उसका होना जरूरी है। अभ्यास यानी निरंतर अभ्यास, लेखन का, कवि कर्म का अभ्यास करते रहना। तो ये तीन तत्व इन्होंने काव्य के हेतु माने। किसने? भामा ने। अब दंडी की बात आती है। दंडी ने कहा कि काव्य के जो हेतु हैं, उनमें नैसर्गिकी प्रतिभा। नैसर्गिकी प्रतिभा का अर्थ क्या है? यानी जन्म प्रतिभा जो है, कौन सी प्रतिभा? कवि प्रतिभा। काव्य का सृजन करने की जो प्रतिभा है, वो नैसर्गिक होती है, यानी किसी भी व्यक्ति में जन्मजात होती है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। निर्मल शास्त्र ज्ञान, शास्त्रों का जो ज्ञान है वो पवित्र रूप में, अपने शुद्ध रूप में उसके पास होना चाहिए। और अमंद अभियोग यानी अभ्यास, यानी कुल मिलाकर प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास को ही दूसरे शब्दों के माध्यम से दंडी ने काव्य का हेतु माना, क्योंकि उन्होंने नैसर्गिक शब्द जोड़ दिया प्रतिभा से, और यहां भी प्रतिभा का अर्थ जन्मजात काव्य सृजन की क्षमता से ही है। निर्मल शास्त्र ज्ञान और व्युत्पत्ति एक ही बात है। अमंद यानी कभी मंद न होने वाला, कभी धीमा न होने वाला। अभियोग यानी अभ्यास, ये भी एक है। यानी शब्द अलग है लेकिन तात्पर्य एक ही है।
आचार्य वामन ने इन तीनों बातों को अलग शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त किया। उन्होंने कहा लोक, विद्या और प्रकीर्ण काव्य के हेतु हैं। थोड़ा जटिल शब्दों का प्रयोग किया वामन ने, लेकिन यहां लोक का अर्थ क्या है? लोक व्यवहार का ज्ञान। विद्या का अर्थ क्या है? शास्त्रों का ज्ञान, जिसको व्युत्पत्ति में भामह ने स्वीकार किया। और प्रकीर्ण का अर्थ क्या है? प्रकीर्ण में उन्होंने 10 बातें शामिल की। उसमें क्या क्या है? काव्यों का अनुशीलन, यानी पूर्ववर्ती जो भी काव्य लिखे गए हैं उनका अध्ययन करना, अभ्यास करना। अभ्यास को भामह ने भी महत्व दिया था, दंडी ने भी महत्व दिया। और गुरु द्वारा शिक्षा प्राप्ति, उपयुक्त शब्दों का चयन, अनुपयुक्त शब्दों का अपसारण यानी अनुपयुक्त शब्दों को दूर हटाना, प्रतिभा और चित्त की एकाग्रता, इनको प्रकीर्ण में शामिल किया। लेकिन थोड़ा सा व्यापक दृष्टिकोण यहां पर वामन का दिखाई दिया और थोड़ी जटिलता उन्होंने काव्य हेतुओं के वर्णन में उत्पन्न की, लेकिन मूल बात वही है जो भामा ने कही थी। रुद्रट और कुंतक ने शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास को काव्य का हेतु माना। ये शक्ति क्या है? ये शक्ति है कविता लिखने की शक्ति, यानी प्रतिभा। तो बात यहां भी वही हुई, केवल शब्द बदले हैं, बात घुमा फिराकर वही हो रही है। राजशेखर ने इसका काव्य के हेतुओं का और भी अधिक विस्तृत वर्णन किया। उन्होंने शक्ति तथा प्रतिभा को एक दूसरे का पर्याय नहीं माना, जबकि हमने पिछली जो परिभाषा थी रुद्रट और कुंतक की, तो शक्ति और प्रतिभा को यहां एक दूसरे का पर्याय माना। लेकिन राजशेखर इसे स्वीकार नहीं करते। वे कहते हैं शक्ति और प्रतिभा एक दूसरे की पर्याय नहीं है। उन्होंने और विस्तृत विवेचन किया, उन्होंने प्रतिभा को स्पष्ट किया और उसके दो भेद किए, कारयित्री प्रतिभा और भावयित्री प्रतिभा। कारयित्री प्रतिभा किससे संबंधित है? कवि से, यानी कारयित्री प्रतिभा है कवि कर्म, यानी काव्य लिखने की जो जन्मजात क्षमता है, जो जन्मजात प्रतिभा है, जो जन्मजात गुण है, वो राजशेखर के अनुसार कारयित्री प्रतिभा है। भावयित्री प्रतिभा क्या है? भावयित्री प्रतिभा का संबंध है सहृदय से, क्योंकि कोई भी कवि यदि अपनी कारयित्री प्रतिभा का प्रयोग कर काव्य का सृजन करता है, काव्य की रचना करता है, तो उसके अनुकूल उसके अभिव्यक्त किए गए भावों को महसूस करने की, अनुभव करने की क्षमता किसमें होगी? सहृदय पाठक में होगी। तो सहृदय यानी भावयित्री प्रतिभा का होना, कवि के कहे गए भावों को उसी रूप में अपने हृदय में अनुभव करने की जो प्रतिभा है, वो भावयित्री प्रतिभा है। अब एक और आगे बात आती है, राजशेखर केवल यहीं पर अपनी बात समाप्त नहीं करते, वो कारयित्री प्रतिभा के और आगे 3 भेद करते हैं। और कारयित्री प्रतिभा के 3 भेद कौन से हैं? सहजा, आहार्य और औपदेशिकी। अब इनको समझ लीजिए। सहजा, जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है, जन्मजात प्रतिभा, यानी कवि काव्य लिखने का जन्मजात गुण जो है वो सहजा प्रतिभा है। आहार्य, परिवेश से प्राप्त, परिवेश से कवि को जो अनुभव प्राप्त होते हैं, वो अनुभव जब अनुभूति बनते हैं और उसके कारण उसकी जो सहजा प्रतिभा है वो काव्य का सृजन करने में सामर्थ्य प्राप्त करती है, वो है आहार्य। यानी ये तो हुए जन्म से प्राप्त कविता लिखने के गुण, यानी संस्कार कविता के, जिनको कवि स्वयं अर्जित नहीं करता, जो उसे मिले हैं नैसर्गिक रूप में। आहार्य क्या है? जिन्हें वो परिवेश से ग्रहण करता है। और औपदेशिकी क्या है? शास्त्रों के ज्ञान से, गुरु के उपदेश से और निरंतर अभ्यास से वो जो कुछ भी अर्जित करता है कवि, वो औपदेशिकी प्रतिभा है। कुल मिलाकर बात यह हुई कि जन्मजात प्रतिभा का होना, राजशेखर क्या कहना चाहते हैं कि केवल जन्मजात प्रतिभा का होना ही काव्य सृजन के लिए अनिवार्य नहीं है, बल्कि अनुभूतियों का होना भी जरूरी है। क्योंकि हम पहले काव्य के स्वरूप में चर्चा कर चुके कि कवि के व्यक्तित्व का प्रतिफलन भी होना चाहिए। और वो कवि के व्यक्तित्व का प्रतिफलन कब होगा? जब आहार्य यानी परिवेश से प्राप्त अनुभव अनुभूतियों, सशक्त अनुभूतियों का रूप धारण कर अभिव्यक्ति के योग्य बनेंगे। और वो अभिव्यक्ति के योग्य, दोष रहित अभिव्यक्ति के योग्य यानी प्रभावशाली अभिव्यक्ति के योग्य कब बनेंगे? जब उनमें शास्त्र ज्ञान होगा, जब वे अभ्यास से परिष्कृत होंगे, जब उनमें दोष नहीं होंगे और जब वे गुरु के निर्देशन में निरंतर अभ्यास के बाद लिखे जाएंगे।
ये हो गए औपदेशिकी प्रतिभा। तो इस तरह से और अधिक विस्तृत रूप में राजशेखर ने काव्य के हेतुओं को विस्तृत किया और प्रतिभा को विस्तार दिया, क्योंकि मूल क्या है? प्रतिभा है। यदि प्रतिभा नहीं होगी तो बाकी सब गुण कितने भी हों, जब अभिव्यक्ति की क्षमता ही नहीं है, जन्मजात गुण नहीं है, तो हम ठोक पीट कर किसी व्यक्ति को कवि नहीं बना सकते। मम्मट ने काव्य के हेतुओं की जब चर्चा की तो उन्होंने 3 बिंदुओं की बात की: शक्ति, निपुणता और अभ्यास। बात वही है, शक्ति यानी प्रतिभा, निपुणता यानी कुशलता। निपुणता और कुशलता कब आएगी? जब शास्त्रों का ज्ञान होगा यानी व्युत्पत्ति, और अभ्यास यानी लेखन का अभ्यास, गुरु का मार्गदर्शन। तो इनको मम्मट ने 3 काव्य के हेतु माना। बाद में, इनके बाद में जो आचार्य आए, जिनमें वाग्भट्ट प्रथम, हेमचंद्र और जयदेव हैं, वे केवल का प्रतिभा को ही काव्य का हेतु मानने के पक्षधर हैं। उनकी दृष्टि में व्युत्पत्ति और अभ्यास की कोई आवश्यकता ही नहीं है, केवल प्रतिभा होने से ही काव्य का सृजन हो सकता है। श्रीपति सोमनाथ, भिखारी दास और प्रताप शाही, जो रीतिकालीन हिंदी आचार्य हैं, उन्होंने अपनी किसी मौलिकता की अभिव्यक्ति यहाँ नहीं की, बल्कि संस्कृत के आचार्यों के विचारों को ही, जो काव्य हेतु से संबंधित संस्कृत के आचार्यों के विचार थे, उन्हीं का अनुकरण कर अपने विचार अभिव्यक्त किए। श्रीपति लिखते हैं, इनकी पंक्ति देख लीजिए: शक्ति, निपुणता, लोकमत, व्युत्पत्ति और अभ्यास। यानी उनकी दृष्टि में, श्रीपति की दृष्टि में काव्य हेतु क्या है? शक्ति यानी प्रतिभा, निपुणता और व्युत्पत्ति और अभ्यास। लोक से प्राप्त लोकमत, लोक से प्राप्त अनुभव। तो ये इनको सबको एक में शामिल कर लिया था संस्कृत के आचार्यों ने, भामा आदि ने। व्युत्पत्ति में और अभ्यास अलग हो गया, शक्ति प्रतिभा हो गई। कुल मिलाकर, घुमा फिराकर बात वही है। अब बात आती है पाश्चात्य चिंतकों की कि उनका मत क्या है काव्य के हेतुओं के विषय में। तो सब अरस्तु, लॉन्जाइनस, हॉरेस, बेन, जॉनसन, ये सब प्रतिभा, अभ्यास, श्रेष्ठ कवियों के अनुकरण और व्यापक अध्ययन को ही काव्य के हेतु के रूप में स्वीकार करते हैं। यानी यहां भी प्रतिभा महत्वपूर्ण है, अभ्यास महत्वपूर्ण है, और श्रेष्ठ कवियों का अनुकरण यानी व्युत्पत्ति और व्यापक अध्ययन यानी शास्त्र ज्ञान, ये सब अनिवार्य है। यानी वही प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास ही काव्य के 3 हेतु सिद्ध होते हैं। पाश्चात्य विद्वानों का निष्कर्ष भी यही है। क्रोचे क्या कहते हैं? क्रोचे कहते हैं कि काव्य के हेतु 4 हैं। वो बिल्कुल अलग मत प्रस्तुत करते हैं। उनका कहना है कि पहला काव्य का कारण है सजग इच्छा शक्ति, यानी जब कोई भी व्यक्ति अपने परिवेश के प्रति सजग होता है और उसमें उस परिवेश से प्राप्त अनुभूतियों को प्रबल रूप में अभिव्यक्त करने की प्रबल इच्छा होती है, तो वो काव्य का हेतु है। दूसरा है कला माध्यम का ज्ञान। दूसरी बात, ये शास्त्र ज्ञान से मिलती जुलती बात हो गई, क्योंकि उसे ये पता होना चाहिए कि जो उसकी अभिव्यक्ति की जो इच्छा शक्ति है, यानी जो प्रतिभा है, उसके लिए शास्त्रों का ज्ञान अनिवार्य है, क्योंकि तभी वो प्रभावशाली ढंग से अपनी अनुभूतियों को अभिव्यक्त कर पाएगा। तीसरी बात, चिंतन, जो कि हमने काव्य के स्वरूप में बुद्धि तत्व की बात की, वो यहाँ चिंतन आ गया। चिंतनशीलता जरूरी है, क्योंकि केवल कोरी भावनाएं कविता को, काव्य को, जो जीवन की अभिव्यक्ति है, उसे जीवन से दूर ले जाती हैं। तो चिंतन की अनिवार्यता पर क्रोचे ने बल दिया, और पर्याप्त कल्पना शक्ति, क्योंकि कल्पना शक्ति अनुभूतियों को व्यवस्थित करने और प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त करने, वैविध्य पूर्ण रूप में अभिव्यक्त करने में सहायक होती है। अब टीएस इलियट क्या मानते हैं? टीएस इलियट का कहना है कि मस्तिष्क की प्रौढ़ता यानी व्युत्पत्ति। कोई भी व्यक्ति के मस्तिष्क प्रौढ़ कब होगा? जब बहुत अधिक उसने अध्ययन किया होगा, शास्त्र का ज्ञान प्राप्त होगा, और उसमें सही और गलत का आकलन करने और चिंतन करने की क्षमता पूरी तरह से विकसित होगी, यानी ये हो गया व्युत्पत्ति। शील की प्रौढ़ता यानी जन्मजात प्रतिभा, काव्य का सृजन करने की सामर्थ्य। भाषा और सामान्य शैली की प्रौढ़ता यानी अभ्यास। तो कुल मिलाकर टीएस इलियट की मान्यता के अनुसार भी घूम फिर कर बात वही आ जाती है कि प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास केवल क्रम का फर्क है, शब्दों का फर्क है। काव्य के हेतु वही 3 हैं: प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। पश्चिमी काव्य शास्त्रियों ने जो भी काव्य के हेतु के विषय में शब्द प्रयुक्त किए हैं, वे शब्द अलग भले ही हैं, लेकिन वास्तव में भारतीय आचार्यों और पाश्चात्य आचार्यों के विचारों में विशेष अंतर नहीं है। अब बात आती है काव्य हेतु जो 3 माने गए हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास,
वो वास्तव में है क्या? अभी तो हमने मोटा-मोटा उनके विषय में जानकारी प्राप्त की, अब उन्हें थोड़ी गहराई से समझ लें ताकि हर प्रश्न का उत्तर परीक्षा में हम सही-सही दे सकें। तो ये 3 आधारभूत काव्य हेतु स्वीकार किए गए, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। आगे चलें। सबसे पहली बात यह है दोस्तों कि प्रतिभा आखिर है क्या? प्रतिभा है काव्य रचना की अनिवार्य शक्ति, यानी वो सामर्थ्य, वो क्षमता जिसका प्रयोग कर कोई भी कवि काव्य की रचना करता है। और ये तो जग जाहिर सी बात है दोस्तों कि हर व्यक्ति कविता लिखने में समर्थ नहीं होता। हर व्यक्ति की क्षमताएं, सामर्थ्य और योग्यताएं अलग अलग होती हैं। तो प्रतिभा से तात्पर्य है यहाँ पर काव्य सृजन की शक्ति। इसके बिना काव्य सृजन संभव है ही नहीं, क्योंकि जितने भी विद्वानों की हमने विचारधारा को जाना, उन सब ने प्रतिभा को पहले स्थान पर रखा। और कुछ एक विद्वान तो ऐसे थे जिन्होंने अन्य काव्य हेतुओं को नकार ही दिया, केवल और केवल प्रतिभा की अनिवार्यता पर बल दिया। दूसरी बात, प्रतिभा कैसी होती है, क्या होती है प्रतिभा? वो होती है जन्मजात, यानी संस्कार रूप में व्यक्ति को ये प्रकृति से मिलती है, प्रकृति प्रदत्त होती है काव्य सृजन की क्षमता। और ये या तो प्रकृति से या किसी दिव्य शक्ति से या संस्कार के रूप में व्यक्ति के हृदय में विद्यमान होती है। अभिनव गुप्त ने लिखा है, विलक्षण सृष्टि में सक्षम शक्ति का नाम ही प्रतिभा है, कि ये जो विशिष्ट सृष्टि है, इसमें जिस व्यक्ति के हृदय में अभिव्यक्ति की अद्भुत क्षमता है, वही वास्तव में प्रतिभा है। भट्टतौत ने इसे नूतन कल्पनाओं की सृष्टि करने वाली शक्ति कहा। हमने काव्य के स्वरूप की जब बात की थी, तो काव्य के तत्वों की जब बात की, तब हमने कहा था कि कल्पना तत्व का होना जरूरी है। और कैसी कल्पना? नव नवोन्मेषशालिनी कल्पना। उसी बात को यहाँ पर स्पष्ट किया भट्टतौत ने। उन्होंने कहा कि जो जिस शक्ति का प्रयोग कर कोई भी कवि नित्य नई कल्पनाओं के द्वारा, के सृजन के द्वारा काव्य का सृजन करता है, काव्य की रचना करता है, वास्तव में उसकी वो क्षमता ही प्रतिभा है। राजशेखर ने कहा कि काव्य सामग्री में क्या क्या लिया उन्होंने? शब्द लिए, अर्थ लिए, अलंकार और उक्ति आदि को हृदय में प्रतिभासित करने वाली शक्ति का नाम ही प्रतिभा है। किसके हृदय में? यानी सहृदय पाठक के हृदय में। कि कवि, जब कोई भी कवि काव्य सामग्री को प्रभावशाली ढंग से इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि वो पाठक के हृदय में अपना एक खास प्रभाव छोड़ देती है, उसी को प्रतिभा कहते हैं। और वो प्रतिभा किससे जुड़ी होती है? शब्दों से, यानी शब्द और अर्थ का सहभाव आ गया, उसकी कलात्मक सौंदर्य यानी अलंकारों का उचित प्रयोग आ गया, और सुंदर चिंतन का प्रयोग आ गया, यानी बुद्धि तत्व आ गया, और हृदय में प्रतिभासित करना यानी राग तत्व भी आ गया। तो राजशेखर ने इन सारे बिंदुओं पर को प्रतिभा में शामिल किया, यानी राजशेखर ने प्रतिभा को एक केवल जन्मजात या नैसर्गिक सामर्थ्य के रूप में व्याख्यायित नहीं किया, बल्कि बहुत विस्तृत रूप में व्याख्यायित किया। मम्मट क्या कहते हैं? मम्मट कहते हैं कवित्व के बीज रूप संस्कार विशिष्ट को प्रतिभा मानते हैं। मम्मट का कहना है कि कविता लिखने के जो संस्कार होते हैं किसी भी व्यक्ति में, वही कवि की वास्तव में प्रतिभा है। क्योंकि उस संस्कार के बिना, उस बीज के बिना वृक्ष नहीं पल्लवित, जैसे बिना बीज के कोई भी पौधा विकसित नहीं हो सकता, अंकुर ही नहीं फूटेगा। तो उस स्थिति में जब तक बीज रूप में संस्कार यानी प्रतिभा नहीं विद्यमान होगी, तब तक काव्य सृजन सामने अभिव्यक्त होगा ही नहीं, काव्य सृजन संभव ही नहीं। अंग्रेजी में एक कहावत है दोस्तों, पोएट्स आर बोर्न एंड नॉट मेड। इसका अर्थ क्या है? कि कवि जन्म लेते हैं, उन्हें बनाया नहीं जाता। इसका मतलब क्या है? ये पंक्ति भी प्रतिभा के जन्मजात होने की ओर संकेत करती है कि कवि जो होते हैं, वे जन्म से ही कवित्व की शक्ति को यानी अपनी प्रतिभा को लेकर के, संस्कार के रूप में लेकर जन्म लेते हैं। यानी पश्चिमी विचारधारा भी प्रतिभा के जन्मजात होने को स्वीकार करती है। ये उक्ति भी प्रतिभा को नैसर्गिक और ईश्वर प्रदत्त मानती है। अब दूसरा काव्य का हेतु आता है व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति का अर्थ है बहुज्ञता। बहुज्ञता क्या है? बहुज्ञता यानी बहुत सारे शास्त्रीय ज्ञान। क्योंकि हमारे यहाँ संस्कृत में जब बात आती थी किसी भी ग्रंथ के लेखन की, काव्य के सृजन की, तो किसी भी व्यक्ति का बहुज्ञ होना यानी उसे सारे शास्त्रों का ज्ञान होना उसके लिए अनिवार्य माना जाता था। और उसी अनिवार्यता की ओर संकेत करता है ये शब्द व्युत्पत्ति।
इसका अर्थ हुआ बहुज्ञता में किस किस का ज्ञान होना चाहिए एक कवि को, वो है व्याकरण, शास्त्र, कोश यानी शब्दकोश, शब्द भंडार, श्रुति यानी वेदों का ज्ञान, स्मृति ग्रंथों का ज्ञान, पुराणों का ज्ञान, जो पूर्ववर्ती काव्य सृजन किया गया है उन काव्य ग्रंथों का ज्ञान, इतिहास का ज्ञान, और इन सारे शास्त्रीय ज्ञानों के साथ लोक का ज्ञान यानी व्यवहारिक ज्ञान का होना भी अनिवार्य है। जब ये सारे ज्ञान एक साथ किसी व्यक्ति में, ऐसे व्यक्ति में इकट्ठा हो जाते हैं जिसके पास जन्मजात प्रतिभा है, तो वो काव्य सृजन की क्षमता से युक्त होता है। यही कवि यही कवि की अर्जित निपुणता है। की शब्द रह गया है दोस्तों। अर्जित का मतलब क्या है? अर्जित निपुणता, निपुणता का मतलब है कुशलता। एक तो वो होती है जो जन्मजात प्रतिभा होती है, लेकिन एक प्रतिभा वो होती है, एक सामर्थ्य वो होती है जिसे हम अपने प्रयत्न से अर्जित करते हैं, प्राप्त करते हैं, वो है अर्जित कुशलता। और व्युत्पत्ति कवि के द्वारा स्वयं प्रयत्न पूर्वक प्राप्त की गई कुशलता है। इस बात को हम अंतर समझ लेंगे प्रतिभा और व्युत्पत्ति में। प्रतिभा जन्मजात है, नैसर्गिक है, लेकिन व्युत्पत्ति अर्जित कुशलता है, जिसे काव्य रचना में प्रयुक्त कर व्यापक अर्थ संबंध से युक्त कर वह बनाता है, यानी उसका प्रयोग करता है। अब तीसरा काव्य हेतु आता है अभ्यास। अभ्यास का मतलब क्या है? देखिए, ज्ञान प्राप्त हो गया, प्रतिभा, मूल नैसर्गिक प्रतिभा विद्यमान है संस्कार रूप में, तो अब जब तक अभ्यास नहीं होगा तब तक काव्य सृजन दोष रहित नहीं होगा। दोष रहित काव्य सृजन हो, इसके लिए अभ्यास जरूरी है। मम्मट ने कहा, काव्य ज्ञाता महानुभावों के संपर्क में रहकर। अभ्यास कैसे किया जाएगा? अकेले घर में बैठकर काव्य का सृजन करने का अभ्यास करना बेमानी है, क्योंकि उसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि उसका मूल्यांकन करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। इसलिए मम्मट क्या कहते हैं कि काव्य के अच्छी तरह से, गहराई से जानने वाले जो महान आचार्य हैं, उनके साथ रहकर उनसे शिक्षा प्राप्त करना और अपने अंदर काव्य सृजन में जो दोष हैं, उन दोषों को दूर करना, अभ्यास के द्वारा निरंतर अपनी कवि प्रतिभा को निखारना और काव्य रचना का अभ्यास करना ही वास्तव में अभ्यास है। अभ्यास में दो चीजें महत्वपूर्ण है। एक तो जिसमें नैसर्गिक प्रतिभा है, जिसके पास ज्ञान है, ज्ञान कैसा? शास्त्रीय ज्ञान भी और लोक व्यवहार का ज्ञान भी। उसके साथ साथ जो महान आचार्य हैं, जो गुरुजन हैं, जो काव्य के ज्ञाता हैं, गहराई से काव्य को समझते हैं, उनके मार्गदर्शन में अपने काव्य सृजन को दोष रहित बनाने का अभ्यास करना, निरंतर प्रयास करना अनिवार्य है। तो ये तीसरा काव्य हेतु है। इन तीनों काव्य हेतुओं के आधार पर ही कोई भी काव्य कृति दोष रहित रूप में, प्रभावशाली रूप में, सहृदयों के हृदय में आह्लाद उत्पन्न करने वाली कृति के रूप में हमारे सामने आती है। काव्य शास्त्र के सिद्धांतों का अनुशीलन और अभ्यास काव्य रचना को अधिकाधिक दोष मुक्त और स्वच्छ बनाने में सहायक होता है। यानी जब तक ये अभ्यास नहीं होगा तब तक दोष मुक्त काव्य सृजन नहीं हो सकेगा, और जब दोष मुक्त काव्य सृजन होगा तभी उस काव्य कृति के प्रभावशाली होने की संभावनाएं होंगी। निष्कर्षतः प्रतिभा ही, निष्कर्ष क्या निकला कि प्रतिभा सबसे महत्वपूर्ण काव्य हेतु है। व्युत्पत्ति और अभ्यास उस प्रतिभा को निखारने के लिए अनिवार्य है, यानी उसके सहायक तत्व हैं। काव्य रचना को पूर्णता प्रदान करने के लिए क्या जरूरी है? अभ्यास और परिष्कार। लेकिन अभ्यास और परिष्कार जब संस्कार होगा, जब प्रतिभा होगी, तब उसका ही तो अभ्यास और परिष्कार होगा। परिष्कार होने के लिए प्रतिभा का होना जरूरी है। तो मूल हो गया ये, और ये हो गए उसका अभ्यास, और व्युत्पत्ति हो गए उसका रूप को परिष्कृत करने वाले बिंदु। परवर्ती दोनों हेतुओं के अभाव में, यानी व्युत्पत्ति और अभ्यास अगर नहीं है, तो प्रतिभा से उत्पन्न काव्य सृजन संभव है। लेकिन प्रतिभा नहीं है तो व्युत्पत्ति और अभ्यास के द्वारा किसी भी काव्य का सृजन नहीं हो सकता। यानी स्पष्ट हुआ कि सबसे महत्वपूर्ण काव्य हेतु है प्रतिभा, और उस प्रतिभा को परिष्कृत, दोष रहित बनाने के लिए जरूरी है व्युत्पत्ति और अभ्यास। तो दोस्तों, ये हुआ हमारा आज का सत्र। उम्मीद करती हूं कि काव्य हेतु, काव्य की अवधारणा, कवि शब्द का अर्थ और काव्य के हेतु आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे।
किसी भी तरह की कोई कठिनाई, कोई भी उलझन, कोई भी भ्रम आपके मस्तिष्क में अब नहीं रहा होगा। अगले सत्र के इंतजार में रहिए।